गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज है, आप लोग मेरे से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कोचिंग का एड्रेस स्क्रीन में दिया हुआ है। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां पे फिजिक्स को रटाया नहीं जस्ट फील किया जाता है। आज आप सबों के बीच एक फिर से नई वीडियो लेके आए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट देखें। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर। तो कितना बेस एसआई यूनिट होता है दोस्तों? तो बेस एसआई यूनिट 7 होता है। कौन कौन? लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। ये 7 बेस यूनिट है, इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बेस एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। लाइट ईयर के बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर के बराबर कितना होता है? तो 1 लाइट ईयर के बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। दोस्तों आप लोग को याद होगा, दो मास है, एक होता है m1 एक होता है m2। m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना दिया? r। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका इक्वेशन जो आता है F बराबर g m1 m2 बाई क्या होता है r स्क्वायर। g यहाँ रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, इसी का डायमेंशन पूछ रहा है। ध्यान से दोस्तों, g के बारे में पूछ रहा है तो g बराबर क्या होगा, इसको यहाँ भेजेंगे तो f इंटू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। m1 m2 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो m1 m2 नीचे आ गया तो यहाँ हो जाएगा g। f का डायमेंशन सबको पता है दोस्तों, f का डायमेंशन g बराबर यहाँ ध्यान दें f इंटू r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। f का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 और r एक प्रकार डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान दें मास है, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m। तो मास का पहला लेटर कौन सा? m है, तो m स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मास है। यहाँ पे ध्यान दोस्तों, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो घटा के बचेगा कितना? m-1। l यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना देगा? l3 और t यहाँ कितना दिया? -2, तो यहाँ -2। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड नंबर का आंसर m-1 l3 t-2 कहाँ पे मैच कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है दोस्तों, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम and with uniform velocity v2 for the next equal time the average velocity is given by। मतलब एक आदमी है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ v1 कुछ टाइम के लिए और फिर नेक्स्ट इक्वल टाइम के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अब ध्यान दें दोस्तों, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लेते हैं यहाँ पे 2 बार वेलोसिटी दिया, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो d1 बराबर पहला वेलोसिटी के लिए v1 है और इसके लिए टाइम लग रहा है t, और दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा? d2, इसके लिए वेलोसिटी v2 और टाइम सेम होने के कारण कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। तो d1 और d2 का वैल्यू, d1 का वैल्यू v1 इंटू 2 और d2 का वैल्यू v2 इंटू 2। अब यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय कितना हो जाएगा? टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? d1 प्लस d2 बाय टोटल टाइम कितना दिया? t और t 2 बार दिए हुए, तो कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, d1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v1t और d2 का वैल्यू कितना दिया है? v2t बटे कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। t1 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा? v1 प्लस v2 बटा कितना हो जाएगा? 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाय कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी पे मिल रहा है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 का रहा है एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। ट्रेजेक्टरी आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज याद रखें, एक्सेलरेशन पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होता है और किसके इक्वल होता है? जी के इक्वल। यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में रिमेन्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है एंड इक्वल किसके इक्वल होता है? जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर। तो 5 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। डायरेक्शन पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, तो डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सिस का रोटेशन होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए छठा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए। तो इसका जो ट्रेजेक्टरी बनेगा, एक चीज याद रखें दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉडी फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन को उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है और उसके पाथ को क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्टरी। और ट्रेजेक्टरी जो फॉर्म में पाया जाता है वो पैराबोला फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट।
बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर होगा जिसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम चाहिए जो वेक्टर वो 3 होगा। कैसे, ध्यान दें, मान लेते हैं 3 अनइक्वल वेक्टर है जिसका अनइक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, तीसरे वेक्टर का यूनिट क्या हो जाएगा -5। तब इसको जब रिजल्टेंट करेंगे 3 2 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके लिए मिनिमम कितना आ जाएगा, 3 वेक्टर हो जाएगा। अब किसी किसी को लग रहा है कि 2 वेक्टर होगा, तो ध्यान दें दोस्तों, अगर 2 वेक्टर लेते हैं तो मान लेते हैं एक का 5 यूनिट लेते हैं, दूसरे का -5 लेते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान दो 5 और 5 दोनों का इक्वल वेक्टर होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनइक्वल वेक्टर, इसलिए इसे हमें रिक्वायर्ड होगा 3 वेक्टर, जिसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी एट रेस्ट इन ए प्लेन। पहले जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का फोर्स का टाइप है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट लगता है। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट है, प्लेन में कैसा है, रेस्ट में, तो रेस्ट रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जब तक मोशन रहेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स उसमें ऑपरेट होगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगा। अब बॉडी रेस्ट में बोल दिया, रेस्ट में वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब नो मोशन, मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का है टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स। बोल रहा है कि दो बॉडी है जिसका मास एक का 4 kg है, दूसरे का 5 kg है, और दोनों में फोर्स कैसा लग रहा है, सेम। इसको ध्यान दीजिएगा। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए लाइटर बॉडी, लाइटर बॉडी जो मतलब जिसका मास कम है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है हेवियर बॉडी का। अब ध्यान दें दोस्तों, एक बॉडी का मास कितना दिया, 4 kg, दूसरे बॉडी का मास दिया कितना, 5 kg। लाइटर बॉडी हो गया 4 kg वाला, तो इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A2 का एक्सेलरेशन पूछा है। अब ध्यान दें दोस्तों, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है, F1 F2 के बराबर हो जाएगा, चाहे F2 F1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे लिख दिया है सेम फोर्स है। तो यहाँ पे ध्यान दें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M2 A2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 A1। हमें क्या निकालना है, A2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 A1 बटे कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। M1 का वैल्यू लिख दीजिए 4, A1 का वैल्यू कितना है 2, और M2 का वैल्यू कितना 5। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 बटे 5, इसको काटेंगे, 5 कम 5 और 6, 1.6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा 1.6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। ध्यान दें दोस्तों, क्या बोल रहा है कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी को, तो उस समय जो मास मेजर होगा वो क्या होगा। ध्यान दें दोस्तों, आप लोग पढ़े F बराबर क्या पढ़े, ma, तो M बराबर क्या हो जाएगा, F/A। तो इस जो मास को बोला जाता है ना, ये मास को बोला जाएगा इनर्शियल मास। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इनर्शियल मास। और ये ग्रेविटेशनल मास लिखा हुआ है, तो W बराबर आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे mg। तो यहाँ पे जो मास को मेजर करते हैं ना, जो मास निकलता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। बोला कि एक बंदूक है और बंदूक में बुलेट है, बुलेट को फायरिंग क्या नहीं किया है, बुलेट को फायरिंग नहीं किया गया। अगर फायरिंग नहीं करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। फायरिंग नहीं किया गया मतलब वेलोसिटी कितना, 0। और मोमेंटम बराबर हम लोग जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या होगा दोस्तों, 0। क्वेश्चन 12 का जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 13 एक्शन एंड रिएक्शन। ध्यान दें दोस्तों, एक्शन एंड रिएक्शन कौन सा, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ रहता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी में अगर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा वाला बॉडी भी क्या करेगा, पहले बॉडी में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स लगा रहा है तो दूसरा वाला बॉडी पहले बॉडी में फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे हम दीवार को अगर धक्का देते हैं तो दीवार हमको भी धक्का देता है उल्टा डायरेक्शन में, तो इसमें कितना, एक हम बॉडी हुए और एक दीवार बॉडी हुआ, तो इसमें कितना हो गया, 2 बॉडी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में आता है एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नहीं होगा। एक्ट इक्वल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कहा था, उल्टा डायरेक्शन से हो रहा है, कैंसिल नहीं करता, नहीं होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी, एक्ट ऑन द 2 डिफरेंट बॉडी, एक हम और दूसरा दीवार, और 2 डिफरेंट बॉडी उनके ना 2 अपोजिट डायरेक्शन दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दें दोस्तों, समझिए एक ये टावर दिया हुआ है, जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो उस समय जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे डबल फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मास कितना दिया दोस्तों, 100, जी का वैल्यू सबको पता है 9.8, और हाइट कितना दिया दोस्तों, 10 मीटर। तो 10 मीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 है, 000 तो कितना हो जाएगा, 9800 जूल।
9800 जूल हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9800 जूल। बात है क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोला कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स। बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन है, बल 50 न्यूटन दिया है, डिस्टेंस जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं 10 मीटर दिया हुआ है, और एंगल कितना लग रहा है 60 डिग्री। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आपने पढ़ रखा होगा W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों? यहाँ पे 50, एस का वैल्यू कितना दिया 10, और थीटा का वैल्यू दिया कॉस 60। 50 से कितना जाएगा 500, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, काटेंगे तो कितना आएगा 250 जूल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 250 जूल। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। तो 16 का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। बैलेट डांसर अपने परफॉर्मेंस के लिए कौन सा प्रिंसिपल का यूज करता है? तो ये बैलेट डांसर प्रिंसिपल जो यूज करेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर बॉडी डज नॉट डिपेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, टॉर्क एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ। टॉर्क का एनालॉजी कौन है? तो टॉर्क एनालॉजी होगा फोर्स। फोर्स लीनियर मोशन के लिए और टॉर्क हो जाएगा रोटेशनल मोशन के लिए। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट। जी का वैल्यू पूछ रहा है जीरो। ध्यान दें दोस्तों, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के सेंटर में जी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। अर्थ सरफेस के, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ सरफेस नहीं, अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू होता है जीरो। अब ध्यान दें दोस्तों, इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर से कितना आधा नीचे डेप्थ जाना है। डायमीटर से आधा क्या रेडियस, तो डायमीटर के आधा नीचे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर, और सेंटर में क्या होता है? जीरो। तो यहां पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर। क्या? डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हाफ द डायमीटर मतलब क्या? सेंटर। इसलिए क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा कि जी जीरो कहां पे हो जाएगा? डेप्थ में। कहां पे? डायमीटर के आधा में। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक क्वेश्चन को लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, मिटाना। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, जिससे आप सबों के बीच में एक नया से नया वीडियो ला सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।